हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, सी टेट का एग्ज़ाम 21 जनवरी को होने वाली है, 21 जनवरी 2024 को। तो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो उसी को देखते हुए आज की क्लास में हम हिंदी पेडागोजी, जो कि आपकी 15 नंबर की पूछी जाती है, उसी को हम आज कवर करेंगे, जो कि आपकी संपूर्ण हिंदी पेडागोजी होगी। इससे बाहर आपका पेपर नहीं पूछा जाएगा। तो जो भी नए हों वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस के माध्यम से फ्री कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी संपूर्ण हिंदी पेडागोजी है, उसे आज की क्लास में हम कंप्लीट करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं संपूर्ण हिंदी पेडागोजी। तो जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज पेपर आपका, उसमें हिंदी और इंग्लिश या उसके अलावा आपने जो भी लैंग्वेज लिया हो वो लैंग्वेज आपकी पूछी जाती है। तो जिन्होंने भी हिंदी लैंग्वेज लिया हो तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। सबसे पहले तो कई लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा। सबको ये लगता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है। क्योंकि हिंदी सभी जगहों पर बोली जाए ऐसा नहीं है, तो उस हिसाब से हमारी ये राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। और आप सभी को पता होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल होती हैं, जिनमें 22 भाषाओं में शामिल है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ये सभी नाम आपकी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। तो इनमें से कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि 22 भाषाओं में कौन सी भाषा इसके अंतर्गत आती है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि 22 भाषाओं के अंतर्गत कौन सी भाषाएं उसमें आएगी। तो एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि बोडो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है कि नहीं, तो ये आती है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी भाषा दे दी जाएगी और आपको बताना होगा। तो इसीलिए आपको इन सभी 22 भाषाओं को याद करके रखना होगा। फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कि शास्त्रीय भाषाएं क्या क्या होती हैं। शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत आती है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। शास्त्रीय भाषाएं भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो शास्त्रीय भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी, ये भी आपको पता होनी चाहिए। फिर आरटी मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8th तक के लिए करता है। जो आपका राइट टू एजुकेशन है वो आपके क्लास 8th तक मातृभाषा में ही पढ़ाई जानी चाहिए, ये कहता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी पॉइंट जो मैं बता रही हूँ वो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भाषा शिक्षा की कुछ अवधारणाएं हैं। अवधारणाएं क्या क्या होती है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ ली जाती है। तो ये सारी अवधारणाएं आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला है इसमें चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना। फिर बोधगम्य निवेश। बोधगम्य निवेश एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है सकारात्मक पुनर्बलन। फिर आगे चलते हैं भाषा अधिगम एवं अर्जन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है भाषा अधिगम एवं अर्जन। हिंदी पेडागोजी में ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो इससे क्या है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि भाषा अर्जन क्या कहलाती है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर
भाषा को सीखता है, वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक प्रकार की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। कोई भी बच्चा होता है वो घर परिवार अपने वातावरण में रहकर किसी भाषा को सीखता है जो कि उसके घर में बोली जाती है। वह एक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करके वो अपने घर परिवार से उस भाषा को सीखता है, उस भाषा को अर्जित करता है, उसे ही हम भाषा अर्जन कहते हैं। तो इसके लिए किसी भी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसे ही हम मातृभाषा कहते हैं, जो कि आपके भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषा अर्जन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो बच्चा इसमें नकल के माध्यम से सीखता है, अनुकरण के माध्यम से, और इसमें औपचारिक साधन या अनौपचारिक साधन इस तरीके से ऑप्शंस में दिए रहते हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से याद रखना चाहिए। फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को आप देख लीजिए। भाषा अर्जन से संबंधित भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। ये भी पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि भाषा अर्जन कैसी होती है, सहज और स्वाभाविक। ये सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, ये पॉइंट भी आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है, क्योंकि बच्चा है जो कि परिवार और समाज के माध्यम से ही किसी भाषा को अर्जित करता है, अनुकरण के माध्यम से। इसमें आपको किसी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा होती है। फिर हम देखते हैं भाषा अधिगम। भाषा अधिगम जो आपकी होती है, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अधिगम का मतलब ही होता है कि सीखना, सीखने को ही हम अधिगम का नाम देते हैं। तो किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। आप किसी भी चीज़ों को ज़िंदगी भर अपना सीख सकते हैं। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत से औपचारिक साधन का प्रयोग किया जाता है। इसे हम खासकर स्कूलों में सीखते हैं। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का भी प्रयोग किया जाता है। इसे द्वितीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगे। फिर अब भाषा अधिगम से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। तो इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं, नियम इसमें सीखे जाते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। ये जो भाषा अधिगम होती है वो आपके विद्यालय से ही शुरू होती है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है, और जो आपका भाषा अर्जन था उसमें किसी भी प्रकार की व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। तो ये सभी आपके भाषा अधिगम के अंतर्गत आएंगी। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के अंदर यही सारी बातें महत्वपूर्ण हैं जो कि आपको अच्छे से याद रखनी है। इनमें से कोई भी पॉइंट उठाकर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। फिर हम देखते हैं अधिगम के प्रकार। जो आपका अधिगम होता है लर्निंग, उसके कुछ प्रकार होते हैं, उसे आप देखेंगे एक एक करके। तो इसमें सबसे पहला होता है क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा कि इसमें सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। जो भी हम सीखते हैं उसकी क्रिया और स्वरूप जो होती है उसकी गति पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। फिर आता है दूसरा अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम। जो शाब्दिक या वाचिक अधिगम होता है वो सीखने में संकेत, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम के अंतर्गत आप बच्चों को संकेत, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सिखाएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट है विचारात्मक अधिगम। जो विचारात्मक अधिगम होता है उसमें व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभव को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखता है। किसी भी प्रकार की जो विचार आती है वो अपने जीवन के अनुभवों को देखकर या सुनकर उस पर विचार करके सीखता है। तो ये जो सारे अधिगम हैं वो अधिगम के प्रकार हैं। क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम या वाचिक अधिगम या विचारात्मक अधिगम, ये तीनों जो हैं अधिगम के प्रकार हैं। इनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के कुछ विचार दिए गए हैं, उसके बारे में आप थोड़ा देख लीजिए। तो सबसे पहले जो आपके लेव वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार
ये कहा गया है कि बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का एक परिणाम है। जो बच्चे होते हैं वो अपने समाज के साथ अपनी भाषा को अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो ये वाइगोत्स्की के अनुसार दिया गया कथन है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार ये कहा गया है कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। पियाजे का नाम जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर संज्ञानात्मक का नाम आना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही दिया था। तो इस प्रकार से पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती, ये कथन पियाजे के द्वारा दिया गया। फिर नेक्स्ट इसमें है चॉम्स्की के अनुसार। चॉम्स्की का नाम जहाँ पर भी आएगा उसमें आएगा कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। आपको कोई भी वैज्ञानिक का नाम दे दिया जाएगा, मनोवैज्ञानिक का नाम, और उसमें कुछ कथन लिखे गए होंगे, तो आपको बताना होगा कि कौन सा कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो इसीलिए आपको सभी मनोवैज्ञानिकों के कथन अच्छे से याद रखने होंगे और आपको पता होने चाहिए कि कौन सा कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत हैं, उन्हें आप एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत दिया गया है अनुबंध के सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत। शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उसे शब्द का संबंध स्थापित करके सीखते हैं। अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। मूर्त का मतलब होता है कॉन्क्रीट। बच्चा जो होता है, शैशवावस्था की उम्र होती है 0 से 2 वर्ष। जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था होती है उसे हम शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो बच्चा होता है किसी भी चीज़ों को मूर्त अवस्था में देखता है, मतलब कि बड़े आकार में देखता है, कॉन्क्रीट अवस्था में देखता है, उसे छू कर वो महसूस करके देख सकता है। तो इसमें यही लिखा गया है कि शैशवावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उसे शब्द का संबंध स्थापित करके सीखते हैं। अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है कि पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द व पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। उसे अगर किसी बड़े के द्वारा पानी दिया जाएगा तो वह पानी को धीरे धीरे समझने लगेगा और उस शब्द को और पानी जो है उस वस्तु के बीच एक संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है। तो धीरे धीरे बच्चा हर किसी चीज़ को मूर्त रूप से समझने का प्रयास करता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अनुकरण का सिद्धांत। जो अनुकरण का सिद्धांत होता है मतलब कि नकल का सिद्धांत। अनुकरण को ही हम नकल कहते हैं। फिर तो इसमें लिखा गया है कि इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण नकल करके सीखता है। जो भी बालक करता है वो अपने परिवार या समाज का नकल करके ही सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण, दोष व समाज, परिवार आदि पर निर्भर करता है। जो भी वह सीखता है उसके गुण हो या दोष हो, उसकी पॉजिटिव चीज़ें हो या नेगेटिव चीज़ें, बच्चा अपने परिवार और समाज के द्वारा ही सीखता है नकल करके। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अभिप्रेरणा या रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। इसे हम अभिप्रेरणा, रुचि या पुनर्बलन तीनों के नाम से जानते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम बेहतर कार्य करें। कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उसकी सफलता तभी निश्चित होती है जब हम उसमें बेहतर कार्य करते हैं। और किसी कार्य की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम उस कार्य में कितनी रुचि लेते हैं। अगर हमें किसी कार्य में इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है वो कार्य हमेशा सफल ही होगा। अगर आपको किसी कार्य में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वह कार्य कभी सफल नहीं होगा। अर्थात बालक का शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। अगर किसी बालक को शिक्षा के प्रति रुचि है तो वह उसे सीखने के लिए प्रेरित करेगी। अगर उसमें रुचि ही नहीं है तो वह सीखने के लिए उसे प्रेरित कभी नहीं करेगी। फिर इसमें आगे लिखा गया कि अंतः शिक्षण संबंधी पाठ सामग्री, पाठ वस्तु आदि का निर्माण व चयन
बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए। जो भी आप शिक्षण संबंधी पाठ सामग्री पाठ वस्तु रखते हैं वो बच्चों के रुचि के अनुसार होनी चाहिए, तभी बच्चा जो है सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित होता रहेगा। अगर वो उसके इंटरेस्ट की चीज़ें होंगी ही नहीं तो वो कभी सीखने के लिए अपनी रुचि नहीं दिखाएगा। तो ये हो गया अभिप्रेरणा या रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत यही सब आएगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें ये लिखा गया है कि जब ये जो लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत है वो आपके जॉन ड्यूई ने दिया है। तो जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख व समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें यही लिखा गया है कि कोई भी बालक जब खुद करके सीखता है, स्वयं करके किसी कार्य को सीखता है तो वह जल्दी और आसानी से सीख पाता है। अतः बालक को हमेशा खुद से सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अगर आप उन्हें एक पर्याप्त परिवेश, पर्याप्त अवसर देंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा। इसे ही क्रियाशीलता का सिद्धांत कहा गया है। फिर नेक्स्ट सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको अभ्यास करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें आपके संज्ञान में नहीं आएंगी। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा का विकास जल्दी होता है। अगर आप उन्हें भाषा सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर देंगे तो उनका भाषा का विकास जल्दी होता है। अवसर, ये जैसे इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ये ऐसे जो ऑप्शंस हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये आंसर हमेशा उसमें सही होगा। फिर इसमें नेक्स्ट सिद्धांत दिया गया है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। किसी बात को हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक स्टोर रहती है। इसीलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। तो किसी भी चीज़ों को सीखने के लिए आप जितनी बार उसे रिवाइज करते जाएंगे, जितनी आप उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। तो उसे ही हम आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट सिद्धांत दिया गया है अनुपात और क्रम का सिद्धांत। भाषा कौशल के चारों प्रारूपों श्रवण, वाचन, पठन और लेखन नए निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है। जो आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना जो होता है वो आपके भाषा कौशल के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं भाषा कौशल, जो 4 भाषा कौशल होते हैं, उन्हें ही हम अनुपात और क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं। इनसे ही आपके भाषा कौशल का निर्माण होता है। तो ये तो हो गया अनुपात और क्रम का सिद्धांत। तो ये जो सारे सिद्धांत हैं इनसे जो इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनसे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इन सभी सिद्धांत को आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं भाषा के कुछ कार्य हैं एवं इसके विश्वास में बोलने एवं सुनने की जो भूमिका होती है उन पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो भाषा के कार्य होते हैं। अब जो भी भाषा होती है उसके कुछ कार्य होते हैं, तो उन्हीं कार्यों को हम एक एक करके देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला कार्य होता है अभिव्यक्ति का साधन। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने में सहायता करते हैं। जो भी अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति का साधन ही इसके अंतर्गत आएगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार या इच्छा या भावनाएं आदि को जो प्रकट करता है, उससे सहायता करने में मदद करती है, उसे ही हम अभिव्यक्ति का नाम देते हैं। किसी भी चीज़ों को हम अभिव्यक्त करके बताते हैं, जैसे वो हो गई भावनाएं या इच्छा, तो उसे ही हम अभिव्यक्ति का साधन के अंतर्गत मानेंगे।
तो ये तो हो गई अभिव्यक्ति का साधन। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। किसी भी सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है भाषा। भाषा के बिना हम किसी भी सामाजिक संबंध को स्थापित नहीं कर सकते। भाषा का अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो भाषा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं भाषा मानव विकास का मूल आधार है। जो भाषा होती है वो मानव विकास का सबसे मूल आधार है, क्योंकि जानवर जो होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मनुष्य जो है उनके पास भाषा एक ऐसी चीज़ होती है जिससे वह किसी भी चीज़ों को बोलकर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो यही चीज़ इसमें लिखा गया है कि जो भाषा होती है वो मानव के विकास का सबसे मूल आधार माना गया है। तो इसमें ये लिखा गया है कि भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसके पास कोई भाषा ही नहीं होती तो अपने वह विचार व्यक्त कैसे करता, और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता, क्योंकि भाषा ही ऐसी चीज़ है जिसके कारण आज जो मनुष्य है वो सभी प्रकार से अपनी प्रगति की ओर अग्रसर हुआ है। तो इसीलिए कहा गया है कि भाषा जो है वो मानव विकास का सबसे मूल आधार है। तो ये पॉइंट भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। जो नए ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके लिए भी भाषा बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको किसी नए ज्ञान की आवश्यकता है तो आप उस पर सोच विचार करेंगे, तो जो सोच विचार करने की प्रक्रिया होगी वह किसी भाषा के अंतर्गत ही आएगी। आप किसी भाषा के अंतर्गत ही आकर सोचेंगे किसी भी विचार को, तो वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत ही सहायक होती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि शिक्षा प्राप्ति में सहायक। अगला कार्य है इसमें शिक्षा जो प्राप्त करते हैं उसके लिए भी भाषा बहुत ही सहायक मानी जाती है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। किसी भी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आपको भाषा की ज़रूरत पड़ती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जो मानव की सभ्यता होती है और संस्कृति, उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी भाषा ही होती है। किसी भाषा को बोलकर ही मनुष्य एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को एक दूसरे के अंतर्गत बना पाता है। तो जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की वैसे वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति का भी विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ। ये सभी चीज़ें जो सभ्यता और संस्कृति की पहचान है वो भाषा से ही हुई है, इसीलिए ये पॉइंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी हो गए भाषा के कार्य। अब हम देखते हैं जो भाषा विकास में सुनने की भूमिका होती है उसके बारे में। जो सुनने की भूमिका होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया गया है बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुकरण करता है और बोलने की कोशिश करता है। कोई भी बच्चा जो होता है वो अपने परिवार व समाज के लोगों को जब बोलते हुए सुनता है तो उसके अंतर्गत वो उस भाषा को अनुकरण कर लेता है, मतलब कि नकल करके वो खुद उस भाषा को बोलने की कोशिश करता है। यही इसमें लिखा गया है। तो किसी भी भाषा को हम सुनकर ही सबसे पहले सीखते हैं। सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चे बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अगर बालक किसी भाषा को सुन रहा है तो उसके शब्द भंडार में बहुत ही वृद्धि होगी। उसमें नई नई शब्द भंडार को वो अपने शब्द भंडार में वृद्धि करता रहेगा, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती रहेगी। जितनी उसकी शब्द शैली एकत्रित होती जाएगी उतनी ही उसकी भाषा विकास भी वृद्धि होती रहेगी। फिर इसमें नेक्स्ट लिखा गया है सुनना जो होती है वो ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम होता है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं और विचारों को भी जान पाता है। सुनकर बच्चा जो है वो किसी दूसरे की भावना और विचार को भी जान पाता है। फिर लास्ट पॉइंट इसमें दिया गया है
सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है। वाचन लेखन कौशल के विकास में जो बोलना और लिखना होता है उस कौशल के लिए भी सुनना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके जो चारों कौशल होते हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि चारों कौशल एक दूसरे से क्या संबंधित रखते हैं, तो इसमें यह आंसर आएगा कि वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। जो भाषा कौशल आपकी होती है, जो चारों भाषा कौशल, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, इसीलिए वो एक दूसरे के विकास में बहुत ही सहायक होती है। फिर इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने देखा सुनने की भूमिका, अब हम देखते हैं बोलने की भूमिका। जो बोलने की भूमिका होती है, बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। जब तक बच्चा बोलेगा नहीं तो वह किस प्रकार के उच्चारण कर रहा है वह किसी को कैसे पता चलेगा। तो जो बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलकर ही बच्चा कुशलता, भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, अब हम देखते हैं इसमें भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। भाषा अधिगम जो होती है उसमें व्याकरण की भी कुछ भूमिका होती है, तो उसे आप देखें, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की जो शिक्षा होती है वो प्रदान करना। व्याकरण के अंतर्गत ही हम शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान कर पाते हैं, क्योंकि व्याकरण में सभी शब्दों को सही ढंग से उसमें बताया गया है। तो जो शुद्ध उच्चारण होता है वो व्याकरण के अंतर्गत ही सीखा जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया है, विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का भी विकास होता है। अगर किसी शब्द को हम अशुद्ध रूप से बोल रहे हैं तो व्याकरण के कारण हम उसे शुद्ध रूप में सीख पाते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्ह का, शब्द प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। जो भी व्याकरण के वाक्य रचना के नियम होते हैं, जितने भी सभी नियम होते हैं, उन सभी नियमों को व्याकरण के द्वारा ही सीखा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास होता है। जो व्याकरण की भूमिका होती है उससे ही बच्चों के जो चारों भाषा कौशल है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इन सभी का विकास भाषा कौशल का जो होता है वो व्याकरण की भूमिका के कारण ही हो पाता है। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देती है। यह बच्चों में भाषा संबंधित अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक होती है। जो भी अभिव्यक्ति होती है उससे भी व्याकरण ही सहायक करता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। जो भी व्याकरण में जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ होती हैं उनके प्रयोग से भी जो उनके लेखन कौशल होते हैं उसे विकास करने में बहुत ही सहायक होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित होती है। जो भी नए नए शब्द होते हैं वो व्याकरण से ही सीखी जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, यह छात्रों को गद्य एवं पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक होती है। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। जो इसमें दिया गया है कि व्याकरण के जो नियम होते हैं, व्याकरण की जो भूमिका होती है वो आपके चारों कौशल को विकास करने में सहायक होती है। तो यही इसमें लिखा गया कि लेखन के विकास में ये बहुत ही सहायक होती है। फिर नेक्स्ट इसमें लिखा गया है कि व्याकरण विद्यार्थियों को शुद्ध सूक्ति, लोकोक्तियों, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपके हैं वो आपके व्याकरण की भूमिका के अंतर्गत आएंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि व्याकरण की जो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधियाँ जो होती है उनके बारे में आप एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें इम्पॉर्टेंट विधि जो है आगमन विधि। आगमन विधि से आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आगमन विधि को आप अच्छे से पढ़ लीजिए।
तो इसमें आगमन विधि में जो आपका होता है, सबसे पहले इसमें आप उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उसके बाद किसी बच्चों को नियम के बारे में बताते हैं। क्योंकि बच्चा जो होता है वो उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, उसके बाद ही उसे नियम बताएंगे तो वो अच्छे से किसी चीज़ों को समझ पाएगा। तो इसमें यही लिखा गया है कि इस विधि में अनुभवों, उदाहरण तथा प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित है। जो आगमन विधि होती है वो हमेशा बाल केंद्रित होती है या छात्र केंद्रित होती है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आगमन विधि कौन सी पद्धति है, बाल केंद्रित है या शिक्षक केंद्रित। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आगमन विधि जो होती है वो आपकी बाल केंद्रित होती है, जो छात्रों को करके सीखने पर जोर देती है। जो लर्निंग बाय डूइंग होती है, जब तक बच्चा खुद करके नहीं सीखेगा तो वह ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। तो यही सभी जो पॉइंट्स हैं वो आगमन विधि के अंतर्गत आएंगे। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने की आगमन विधि के अंतर्गत सबसे पहले आपको उदाहरण देना है, फिर उसके बाद उसमें नियम बताए जाएंगे। फिर इसमें लिखा गया कि ये एक बाल केंद्रित पद्धति होती है और इसमें जो बच्चा होता है वो करके सीखने पर जोर देती है और यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। फिर इसमें कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें पहला होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर होता है सरल से कठिन की ओर। जो इसमें बच्चा होता है उसे पहले सरल चीज़ें सिखाई जाएंगी, फिर कठिन चीज़ें सिखाई जाएंगी। फिर इसमें होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चे को सबसे पहले मूर्त चीज़ें दी जाएंगी, उसके माध्यम से बच्चा सीख पाएगा, किसी चीज़ों को देखकर पकड़ कर ऐसे सीख पाता है। फिर उसके बाद उसे अमूर्त चीज़ों की ओर लेकर जाया जाता है। अमूर्त का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले बच्चों को मूर्त चीज़ें दिखाई जाएंगी, फिर उसे अमूर्त के बारे में बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट है इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बच्चा जो होता है उसे सभी चीज़ें स्थूल रूप से देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है किसी भी चीज़ों को बड़े रूप में देखता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटे रूप में देखता है। तो इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये लिखा गया है। फिर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये सभी जो सूत्र होते हैं वो आपके आगमन विधि के अंतर्गत आएंगे। आपको ऐसे दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि आगमन विधि के अंतर्गत कौन से सूत्र आते हैं। किसी भी सूत्र को दे देगा और आपको पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से सूत्र आते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट निगमन विधि। निगमन विधि जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। जो आपकी आगमन विधि होती है उसमें सबसे पहले आप उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर नियम बताते हैं। लेकिन जो आपका निगमन विधि होता है इसमें आप पहले नियम बताएंगे किसी भी विद्यार्थी को, उसके बाद आप उसके अंतर्गत उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है मैथ्स में। जो मैथ्स आपका होता है उसमें सबसे पहले आप किसी बच्चों को नियम ही बताएंगे, तभी आप उसे उदाहरण के फलस्वरूप उस चीज़ों को सिखा पाएंगे, क्योंकि मैथ्स में पहले नियम के बिना कुछ भी नहीं सीख सकते। और इसे हम शिक्षक केंद्रित विधि भी कहते हैं। जो आपका निगमन विधि होता है वो शिक्षक केंद्रित विधि कहलाता है। जो आपका आगमन विधि होता है वो आपका बाल केंद्रित विधि होता है, और जो आपका निगमन विधि होता है वो आपका शिक्षक केंद्रित विधि होता है, जिसमें शिक्षक के सभी नियमों को, जो शिक्षक होता है वो सभी नियमों को पढ़ाता है। अब इसके जो शिक्षण सूत्र हैं वो आपके आगमन विधि के शिक्षण सूत्र के जस्ट ऑपोजिट हैं। आगमन विधि में लिखा गया था कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो इसमें आएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर। और उसमें लिखा गया था कि मूर्त से अमूर्त की ओर, इसमें अमूर्त से मूर्त की ओर। उसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर लिखा गया था, तो इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और उसमें उदाहरण से नियम की ओर, तो इसमें नियम से उदाहरण की ओर। तो इसके जस्ट ऑपोजिट है। अगर आप एक विधि को भी याद कर लेते हैं तो आपको दूसरी विधि ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो इससे भी क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट विधि की ओर। नेक्स्ट विधि आपकी अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण नकल करके लिखना, पढ़ना व नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। जो भी शिक्षक बोल रहा है उसके उच्चारण को सुनकर वह खुद बोलने के लिए लगता है। पहले शिक्षक बोलते हैं, फिर उसका बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं, मतलब नकल करके सीखते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की आवश्यकता
की व्याख्या की जाती है कि कोई भी विषय होता है या कोई भी तथ्य, उसकी व्याख्या हम व्याख्यान विधि के अंतर्गत करते हैं। व्याख्यान विधि को सबसे प्राचीन विधि माना गया है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे भी शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। आपको कौन सी विधि किस के अंतर्गत आती है ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। कौन सी आपके शिक्षक केंद्रित में आएंगी और कौन सी आपकी बाल केंद्रित के अंतर्गत आएंगी। फिर इसमें नेक्स्ट विधि दी गई है, लास्ट विधि भाषा संसर्ग विधि। यह एक व्याकरण शिक्षण विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। बेसिकली इसमें कहा गया कि यह व्याकरण शिक्षण विधि है, इसमें सभी व्याकरण की जो नियमें हैं उन्हें बताया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता एवं संसाधन के रूप में। जो आपका बहुभाषिकता होती है, मल्टीलिंगुअलिज्म, इससे क्वेश्चंस बहुत ही आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से देखेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। जितनी ज़्यादा आप बहुभाषिकता का प्रयोग करेंगे अपनी कक्षा में, उतनी ही आपकी विद्यार्थियों में शब्द भंडार की वृद्धि होगी। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है। आपको क्लास 8 तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ानी होगी, तभी उनके मौखिक कौशल का विकास ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। फिर बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में भी सहायक होती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का भी अवसर मिलता है। अगर आप कक्षा में जितनी अलग अलग भाषाओं का उपयोग करेंगे, मतलब कि अगर आपकी कक्षा में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, तो एक दूसरे की भाषा समझने का भी उन्हें अवसर मिलता रहेगा तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ दूसरों की मातृभाषाओं का भी एवं संस्कृति का सम्मान करना सीखेंगे। तो यह एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। फिर इसमें नेक्स्ट लिखा गया है कि बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक बुद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालय में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ पर भी संसाधन जैसी चीज़ें देखने को मिले आपको, वही आंसर इसमें सही होगा। संसाधन एक पॉजिटिव वर्ड है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है कि अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने के कारण बच्चों के जो शब्द होते हैं वो उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। हमारा जो भारत है वो विविधताओं का देश है, जहाँ पर आप विभिन्न कल्चर्स को देखते हैं, तो इसीलिए उनके उच्चारण में भी भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग स्टेट में आप अलग अलग बोली बोलते हुए देखेंगे। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों की जो भाषा होती है, विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि द्विभाषिक बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में बहुत ही अच्छी होती है। अगर किसी बच्चे के अंतर्गत 2 भाषाएं देखने को मिली, अगर किसी बच्चे को 2 भाषा 3 भाषा ऐसी भाषाएं देखने को मिलती हैं, तो वो अन्य बच्चों की तुलना में बहुत ही अच्छे होते हैं। आप जितनी भाषा जानेंगे उतनी ही आपके लिए अच्छी होगी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में। अगर आपकी कक्षा में अनेक बहुभाषिकता हैं तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो उन्हीं चुनौतियों के रूप में हम देखते हैं एक एक करके, जो बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। भारत एक बहुभाषी देश है। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अपनी भाषा होती है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अपनी कोई भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में चुनौती होती है। अगर शिक्षक है वो किसी और स्टेट में चला गया और उस स्टेट के उसे वो भाषा नहीं आती, तो उसके लिए एक चुनौती के रूप में वो साबित होगी। फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया है छात्रों में व्यावसायिक कौशल विकास करने की चुनौती।
भाषाई विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है जहां वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता, तो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहां शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होता है। अगर शिक्षक को वो भाषा आएगी ही नहीं तो वो उसके लिए एक चुनौती के रूप में कारगर मानी जाएगी। फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया है, भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव। जो भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसमें रुचि होनी बहुत ही ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है, अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ने की क्षमता को कम कर देती है और शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण को प्रभावित करती है। ज़्यादा भीड़ रहेगी किसी कक्षा में तो वो चुनौती के रूप में एक कार्य करेगी। फिर नेक्स्ट इसमें दिया गया है, अध्ययन सामग्री की कमी। अगर किसी कक्षा में अध्ययन सामग्री की कमी है तो वो भी एक समस्या के रूप में साबित होगी। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, भाषा कौशल। भाषा कौशल भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इससे भी क्वेश्चंस आपके हमेशा हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत पूछी ही जाती है। तो भाषा कौशल में लिखा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों में संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है और सुनकर तथा पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। यही पॉइंट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं वो आपके होते हैं बोलना और लिखना, और क्योंकि इससे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, और जो ग्रहणात्मक कौशल होते हैं वो सुनना और पढ़ना। तो जो अभिव्यक्तात्मक कौशल है, जैसे मैं बोलकर और लिखकर आपको बता रही हूँ, तो ये अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा, और आप जो है सुनकर और पढ़कर इससे ग्रहण कर रहे हैं तो ये ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है और ग्रहणात्मक कौशल क्या है, तो आपको इन चारों कौशलों में पता होना चाहिए कि कौन किसके अंतर्गत आएगा। तो इन दोनों से ही हम अपने विचारों और बातों को अभिव्यक्त और ग्रहण कर सकते हैं। इसे ही भाषा कौशल कहा जाता है। ये एक दूसरे में अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर रहते हैं, और ये क्रम से नहीं सीखे जाते बल्कि एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चे जो हैं सुनने के साथ साथ बोलना भी सीख सकते हैं और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीख सकते हैं। कोई भी जो कौशल है वो आगे पीछे सीख सकते हैं, क्योंकि इसका क्रम नहीं निर्धारित किया जा सकता। बच्चा पहले लिखना भी सीख सकता है, बच्चा पहले पढ़ना भी लिख सकता है। इस प्रकार से भाषा कौशल जो होते हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये क्रम से नहीं सीखे जाते और एक साथ सीखे जाते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनसे भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सभी पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखेंगे और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो दूसरों को भी इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिलेगा। फिर हम देखते हैं, भाषा कौशल को चार प्रकारों में विभाजित किया गया है, और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें सभी जो पॉइंट्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये संपूर्ण पेडागोजी है, तो आप इसे अच्छे से देखेंगे। तो जो 4 कौशल हैं उन्हें विभाजित किया गया है। जो श्रवण कौशल होता है आपका, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल होता है। वाचिक या मौखिक कौशल, विचारों को बोलकर या व्यक्त करने का कौशल होता है। फिर नेक्स्ट है पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल होता है। लेखन कौशल में विचारों को पढ़कर व्यक्त करने का कौशल, पढ़कर नहीं लिखकर व्यक्त करने का कौशल होता है। ठीक है। फिर इसमें हम देखते हैं श्रवण कौशल, मतलब कि सुनना। जो आपका सुनना होता है, भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही कौशल के अंतर्गत नहीं है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता भी बात को सुनकर उसके अर्थ को इस प्रकार ग्रहण करना जिस प्रकार वह अभिव्यक्त की जा रही है, श्रवण कौशल कहलाता है। फिर है नेक्स्ट वाचन कौशल, का मतलब होता है बोलना।
अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन या बोलना कौशल कहलाता है। वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा जब हम अपनी बात या विचारों को इस प्रकार से व्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाए और उस पर इसका प्रभाव हो, तो यह एक अच्छे वाचन कौशल का उदाहरण होता है। जो आपके ये चारों कौशल होते हैं वो आपके इंग्लिश पेडागॉजी में भी सेम एज इट इज़ पूछे जाते हैं, क्योंकि जो आपके भाषा कौशल है वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम ही पूछी जाती है। तो अगर आपको एक पेडागॉजी अच्छे से पढ़ ली तो आपको दूसरी लैंग्वेज की पेडागॉजी भी याद करने में बहुत ही आसानी होगी। फिर इसमें नेक्स्ट है पठन कौशल, मतलब कि पढ़ना। किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पाठन कौशल कहलाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर नेक्स्ट है इसमें पठन 2 प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। फिर हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं लेखन कौशल। लास्ट कौशल है आपका लेखन कौशल। अपने विचारों या बातों को लिख कर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है और इसमें वर्तन या शुद्धता को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये सभी हो गए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन सभी कौशलों के बारे में हमने एक एक करके देख लिया। तो यही जो आपके हैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम पूछी जाती है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग के प्रकार। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्कीमिंग और स्कैनिंग से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी इंग्लिश पेडागॉजी हो या हिंदी पेडागॉजी। चाहे आपने कोई भी लैंग्वेज लिया हो, उसमें ये स्कीमिंग और स्कैनिंग बहुत ही पूछी जाती है। तो स्कीमिंग के बारे में हम देखते हैं। जब पाठक पाठ सामग्री का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेज़ी से पढ़ता है, किसी चीज़ों को आप बहुत ही तेज़ी से पढ़ते हैं तो उसे हम स्कीमिंग रीडिंग के अंतर्गत लेंगे। और लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता है तो यह प्रक्रिया आपकी स्कीमिंग रीडिंग के अंतर्गत आई। जैसे न्यूज़पेपर आप एकदम सरसरी तौर पर पढ़ते हैं, इसीलिए उसे स्कीमिंग रीडिंग के अंतर्गत रखेंगे। फिर है स्कैनिंग रीडिंग के अंतर्गत आएगा। यहाँ पाठक किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्य को जल्दी से पार कर जाता है। स्कैनिंग में है किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वह वाक्य को अच्छे से पढ़ेगा, तो वो स्कैनिंग रीडिंग के अंतर्गत आएगी। फिर गहरी पढ़ाई है। गहन पठन में बारीकी से और समय लेकर पढ़ा जाता है। यह पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होता है, इसीलिए यह गहन पठन के अंतर्गत आएगा। फिर लास्ट है इसमें अतिशय अभ्यास। इसमें लिखा गया कि पठन धारा पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम। जो पढ़ने पर है वो अधिक जोर देगा और जो उसकी सटीकता होती है उस पर कम, मतलब समझने पर कम जोर देगा। तो ये तो हो गया आपके स्कीमिंग और स्कैनिंग। बेसिकली इसमें 2 ही पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये हो गया आपके रीडिंग के प्रकार। फिर हम देखते हैं लेखन प्रक्रिया का उपागम। बच्चों में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन का प्रक्रिया उपागम सहायक होता है। इसमें बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। इसको लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं। फिर इसमें जो 2 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो BICS है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल, ये जो होती है वो डेली यूज़ में आने वाली लैंग्वेज होती है। कभी कभी BICS का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो ये लैंग्वेज हम डेली यूज़ में काम करते हैं, तो इसे हम बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल के नाम से जानते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया है CALP, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यह फॉर्मल लैंग्वेज होती है, यह स्कूल में ज़्यादा चलती है। तो इन दोनों का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर हम देखते हैं भाषा शिक्षण में मूल्यांकन।
मूल्यांकन जो होती है वो होती है सीखने सिखाने के निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविकता उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। किसी भी चीज़ों को पढ़ाने के बाद आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं वो मूल्यांकन के अंतर्गत ही आएगा। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया या का अभिन्न हिस्सा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन जो होती है आपकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। इसमें बच्चों की जो क्षमता अनुभूति अधिगम होती है उसका मापन करते हैं। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए भी की जाती है। अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली वह प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। जो आपकी आकलन होती है वो संक्षिप्त प्रक्रिया कहलाती है और मूल्यांकन आपकी एक व्यापक प्रक्रिया होती है। आकलन के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है। कभी कभी इसमें क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है कि आकलन कौन सी प्रक्रिया है और मूल्यांकन कौन सी प्रक्रिया। तो आपको याद रखना होगा कि आकलन जो आपकी होती है वो संक्षिप्त प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी और जो आपकी मूल्यांकन होती है वो एक व्यापक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। फिर हम इसके कुछ उद्देश्य देख लेते हैं। मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य होते हैं, उसे हम एक एक करके देखते हैं। जो बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करती है। जो बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करती है। बालकों की योग्यता कुशलता रुचि आदि का पता लगाना एवं उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाती है। इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना बच्चों के चहुमुखी विकास की निरंतर प्रगति की गति प्रदान करता है। चहुमुखी विकास होता है मूल्यांकन किसी भी बच्चे का हम करते हैं तो। फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करता है। विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है। किसी भी बच्चों का हम सतत मूल्यांकन करते रहेंगे तो उसके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाई भी दूर होगी। फिर इसमें नेक्स्ट लिखा गया है कि बच्चों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें दूर करने की सही रणनीति बनाना, ये सभी जो आपके हैं मूल्यांकन के उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया है मूल्यांकन का महत्व। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसर करता है और बच्चों की कमजोरी को जानने में सहायक होता है। बच्चों की प्रगति में सहायक होता है। शैक्षणिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक होता है। फिर इसमें नेक्स्ट दिया गया है मूल्यांकन के कुछ प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है इसमें रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन जो होती है, जो रचनात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन होती है उसमें बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया है। रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में से ही किया जाता है। जो आपकी क्लास में पढ़ाने के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है वह रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। फिर नेक्स्ट इसमें दिया गया है, इसे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट से भी डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस मूल्यांकन में कक्षा के अंतर्गत कक्षा के दौरान ही मूल्यांकन किया जाता है और किसमें वर्ष के अंत में मूल्यांकन किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कक्षा के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन में मूल्यांकन किया जाता है और योगात्मक मूल्यांकन मतलब कि समेटिव असेसमेंट में कक्षा के अंत मतलब या सत्र के लास्ट में इसका मूल्यांकन किया जाता है। फिर हम देखेंगे निदानात्मक मूल्यांकन। बच्चों को अधिगम सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। निदानात्मक मूल्यांकन से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन। ये सत्र के अंत में होता है। जो आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो कक्षा के दौरान किया जाता है और योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में किया जाता है। इसमें अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद यह देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा।
फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर देना। विभिन्न संदर्भ जैसे शब्द भी बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, तो इनसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर बच्चों से जो प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये भी उचित तरीके हैं। बच्चों से उनके अपने अनुभव को लिखवाना। सुनी गई कहानी को बच्चों से अपने शब्दों में लिखवाना। बच्चों के भाषण प्रयोग का अवलोकन करना। तो ये सभी बच्चों के भाषा आकलन करने के उचित तरीके होते हैं। और बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। जितना आप बच्चे से कार्य कराएंगे ये सारी चीज़ें, तो बच्चे उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक भी आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा गया है कि पोर्टफोलियो जो होती है एक प्रकार की फ़ाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए सभी कामों को रखा जाता है। सभी कार्यों का संग्रहण उसमें होता है। इसमें बच्चों की उपलब्धियाँ, प्रगति, कमियों सभी को रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जानकारी आदि। मतलब कि बच्चों के लिए जो एक फ़ाइल बनाई जाती है पोर्टफोलियो फ़ाइल, उसके अंतर्गत उनकी सभी प्रकार की जानकारियों को एकत्रित करके रखा जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट लिखा गया है, बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का यह उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। अगर इस फाइल को किसी दूसरे टीचर के हाथ में दिया जाए तो उसे उस बच्चे की सभी जानकारियों के बारे में एक फ़ाइल के माध्यम से अच्छे से पता चल जाती है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो फ़ाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं समग्र एवं सतत मूल्यांकन, CCE। समग्र एवं सतत मूल्यांकन जो आपका कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहलाता है, उसे हम CCE के नाम से जानते हैं। तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RT एक्ट 2009 के अनुसार CCE को प्रत्येक बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाएगा। फिर CCE में सतत का अर्थ होता है कि बच्चों में सीखने में कहाँ कहाँ कमी रह गई है, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए उचित शिक्षक जो होते हैं उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है। साथ में यह भी पता लगा सकता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई का अनुभव कर रहा है। CCE के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने से है। तो यह तो आपका हो गया समग्र एवं सतत मूल्यांकन। फिर जो है परीक्षण के कुछ प्रकार हैं। परीक्षण के प्रकार में हम देखते हैं व्यक्तिगत परीक्षण। CCE से भी आपके एग्जाम में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, तो CCE के बारे में भी आपको याद रखना होगा। फिर नेक्स्ट है इसमें परीक्षण के प्रकार। व्यक्तिगत परीक्षण, इस प्रशिक्षण में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, इसे व्यक्तिगत परीक्षण कहते हैं। फिर मानकीकृत परीक्षण, ऐसे परीक्षण जो शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों आदि विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं और एक बड़े लेवल पर प्रकाशित किए जाते हैं, यह मानकीकृत परीक्षण के अंतर्गत आएगा। फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, यदि एक परीक्षण किसी परीक्षार्थी को अलग अलग परीक्षकों द्वारा एक जैसे अंक प्रदान किए जाते हैं तो वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाएगा। फिर लास्ट परीक्षण है निपुणता परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा किसी विशिष्ट काम के संबंध में बच्चों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। तो ये सभी हो गया परीक्षण के प्रकार। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है। सबसे पहले आप निदानात्मक परीक्षण करेंगे, उसके बाद ही आप उपचारात्मक शिक्षण देंगे। तो इसमें जो है स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाता है या फिर उपचारात्मक परीक्षण। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि उपचारात्मक शिक्षण जो होता है निदानात्मक परीक्षण के बाद ही किया जाता है। सबसे पहले आपको निदानात्मक परीक्षण करना है, उसके बाद ही उपचारात्मक परीक्षण करना है। क्योंकि जो नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षक के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। जो निदानात्मक परीक्षण होता है उसके अंतर्गत किसी छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है और जो उपचारात्मक शिक्षण होती है उसमें शिक्षक द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो यही है उपचारात्मक और नैदानिक परीक्षण।
फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसका महत्व। जो उपचारात्मक शिक्षण होते हैं उसके कुछ महत्व देख लीजिए आप। यही आपका लास्ट पॉइंट है, फिर इसके बाद आपकी हिंदी पेडागोजी संपूर्ण जो है समाप्त हो जाएगी। बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। बालकों की व्यक्तिगत संबंधी समस्या का निराकरण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव हो जाता है। शिक्षक रोचक, उद्देश्यपूर्ण व प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। तो ये जो सभी हैं वो आपके उपचारात्मक शिक्षण के महत्व हैं। तो आप देखेंगे कि आज हमने हिंदी पेडागोजी, संपूर्ण हिंदी पेडागोजी जो है वो कंप्लीट कर ली है। तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जो भी CTET की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आपकी पूरी हिंदी पेडागोजी की कंप्लीट वीडियो है। इसके अंतर्गत इसके जो बाहर है वो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड की जा रही है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।